कि यह जो क्लास है इसमें हम सभी लोग अलग अलग पैटर्न के प्रश्नों पर लगातार चर्चा कर रहे हैं, जिसमें 23 टाइप के प्रश्न इसके पिछले क्लास में हो चुके हैं। आज हम सब लोग 24वें टाइप से प्रश्न की चर्चा शुरू करते हैं और यह टाइप भिन्नों की तुलना पर आधारित है। देखिए, जब भिन्नों की तुलना से प्रश्न बनते हैं तो इसमें यह प्रायः पूछा जाता है कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। दरअसल भिन्नों की तुलना में या तो हम ऐसा करते हैं कि हम सभी लोग अंश और हर वाले पद को पहले हम दशमलव में बदलते हैं और इसके बाद इसमें बड़ी और छोटी भिन्न की तलाश करते हैं। लेकिन यह प्रक्रिया विशेषकर जब बड़ी भिन्न दी जाती है तो यह प्रक्रिया काफी लेंदी लगती है। जैसे मान लिया यदि हम आपसे ये कहें कि 1/2 है और मान लिया 3/4 है और 2/3 है और 5/6 है। यदि हम आपसे ये कहें कि इसमें कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है तो हम सभी लोग पहले इसको दशमलव में बदलते हैं। जब दशमलव में बदलते हैं, जैसे 1/2, 1/2 को जब दशमलव में बदलते हैं तो पहले दशमलव बढ़ाते हैं तो यहां पे 0 होता है, 2 पंचे 10, या तो आप इसको 0.50 करते हैं या 3/4। अच्छा, 3/4 को जब दशमलव में बदलते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, 3 में भाग करते हैं 4 से। लेकिन ये 3 छोटा है 4 से, तो पहले हम दशमलव बढ़ाते हैं। जब दशमलव बढ़ाते हैं यहां 0 बढ़ता है, 4 सत्ते 28। अब 30 में से 28 घटाते हैं 2 आता है। अब चूंकि दशमलव पहले हो चुका होता है तो यहां पे 0 आता है, 4 पंचे 20, तो आप कहते हैं 0.75 होगा। और इसी प्रकार 2/3, 2/3 का मतलब जब 2 में 3 से भाग करते हैं तो दशमलव बढ़ता है तो यहां पे 20 होता है, तो 3 छक्के 18। अब शेषफल 2 बचा। अब 2 के आगे फिर 0 आ जाता है तो फिर से 3 छक्के 18। ये 0.6 और 6 होगा, 0.66। और जब इसी प्रकार 5 में जब 6 से भाग करते हैं तो आप पहले 5 में 6 से भाग करते हैं। अब 5 तो छोटा है 6 से, लेकिन जब दशमलव बढ़ाते हैं यहां 0 बढ़ता है। अब 6 8 48, 50 में 48 घटाते हैं 2। अब चूंकि दशमलव बार हम ले गए होते हैं तो 0 खुद से आ जाता है, तो अब 6 से 3 बार में 18, शेषफल कितना बचा, 2। वैसे यदि केवल दशमलव के 2 स्थान तक ले जाएं तो पॉइंट में 8 और 3 होता है। अब बताइए इसमें बड़ा क्या है, तो आप कहेंगे इसमें सबसे बड़ा 0.83, मतलब ये 5/6 सबसे बड़ा है। और यदि कहें कि इसमें सबसे छोटा क्या है तो आप कहेंगे 0.50, ये सबसे छोटा है। लेकिन एक चीज ध्यान रहे, यदि ऐसे भिन्न छोटे छोटे होते हैं 2/3, 4/5, 6/7, तो हम आसानी से कैलकुलेशन कर लेते हैं। लेकिन शायद यदि भिन्न बड़े बड़े दिए जाए, जैसे मान लिया 31/35 दिया जाए या 117/119 दिया जाए, तो इस तरीके से दशमलव में बदलना यह कठिन होगा, या कहें तो प्रायः टाइम टेकिंग होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न को हल करने का एक यूनिक तरीका यह है, विशेषकर हम ऐसे प्रश्न, मतलब जिसमें हम ये कहते हैं उचित भिन्न मतलब अंश छोटा हो हर बड़ा हो, ऐसी परिस्थिति में यदि बड़ी छोटी भिन्न छोटी तलाश करनी हो तो इसका कुछ स्टेप मैंने लिखा है। हमने लिखा कि सबसे पहले क्या करें, अंश और हर का अंतर ज्ञात करें। इसका एक आसान तरीका है, बड़े ध्यान से सुनिएगा और बड़ा उपयोगी होगा। और भिन्नों की तुलना से बराबर प्रश्न बनते हैं। हालांकि भिन्नों की तुलना ये हम लोग तीसरी चौथी क्लास में भी पढ़ते हैं, कौन सी भिन्न छोटी है कौन सी भिन्न बड़ी है। लेकिन कंपटीशन में यह प्रश्न बराबर बनता है, और विशेषकर
शिक्षक भर्ती परीक्षा में इस प्रश्न की अपेक्षाएं की जा सकती हैं। इवन पात्रता परीक्षा के लिए यह काफी महत्वपूर्ण है। इसमें सबसे पहले क्या करें, अंश और हर, इसका पहले अंतर ज्ञात करें। ऊपर नीचे अंश और हर वाले पद का अंतर ज्ञात करें, और जब अंतर मिल जाए तो उसके बाद क्या करें, स्टेप दूसरा, प्राप्त अंतर का लसा ज्ञात करें। मतलब ऊपर नीचे अंश और हर का जो भी अंतर मिला है उस अंतर का पहले लसा ज्ञात करें, और जब लसा मिल जाए तो फिर क्या करें, प्राप्त अंतर को लसा के बराबर करने के लिए परिणामी से अंश वाले पद में गुणा करें। यदि हम इसको एक प्रश्न के माध्यम से समझें तो यह आसान होगा। मतलब पहले अंश और हर वाले पद का अंतर निकालना है। अब जो भी अंतर निकला है उस अंतर का पहले लसा लेना। अब जब लसा आ जाए तो उस अंतर को पहले लसा के बराबर करने के लिए जो भी रिजल्टेंट चाहिए होता है उससे अंश वाले पद में गुणा करें। अब यदि हम इसको उदाहरण से समझें तो चलिए ध्यान देना, बस थोड़ा सा समय लूंगा। ये 4 भिन्न है। हमने इसमें आपसे कहा कि छोटी भिन्न क्या है, तो चलिए सबसे पहले हम सॉल्यूशन पर आते हैं। यहां पर 21/23 है, फिर 17/20 है। इसको थोड़ा नीचे लिखें तो ज्यादा ठीक है। 21/23, फिर 17/20, फिर कितना है, 11/15 है। अब फिर कितना है, 13/19। ये 4 भिन्न हमने लिखा है। इसमें छोटी भिन्न क्या है और बड़ी भिन्न क्या है। अब दशमलव में बदलने की जरूरत नहीं, जो तरीका मैं बता रहा हूं उसको ध्यान दीजिएगा। बहुत उपयोगी तरीका है, आपके समय की बचत करेगा, और विशेषकर जब ऐसी बड़ी संख्याओं से जो भिन्न बनेगी उसमें यह तरीका ज्यादा कारगर होगा। सबसे पहले क्या करें, अंश और हर वाले पद का पहले अंतर बनाइए। जैसे 21/23 है, अंश और हर का अंतर 2 है। यहां 17/20 है, अंश और हर वाले पद का अंतर 3 है। 11/15 है, अंश और हर वाले पद का अंतर कितना है, 4। और 13/19 है, अंश और हर वाले पद का अंतर 6 है। तो अब जो भी अंतर मिला है सबसे पहले क्या करें, इस अंतर का लसा ज्ञात करें। किसका किसका, यहां 2 है, 3 है, 4 है और 6 है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो अंतर है कौन कौन, 2, 3, 4 और 6, पहले आप इसका लसा बनाइए। पहले बताइए लसा होता क्या है। लसा का मतलब है वह कम से कम संख्या जो इन सबसे कटे, मतलब सबको काटे नहीं बल्कि सबसे कट जाए। ऐसी कम से कम संख्या बताइए जो 2 से भी कटे, 3 से, 4 से, 6 से। ऐसी कम से कम संख्या क्या है बताइए, तर्क लगाइएगा, पेपर पेंसिल का यूज कम करिए। आप बताइए ऐसी कम से कम संख्या क्या है जो चारों से कटे। आप कहेंगे 12। देखिए 12 2 से भी कटेगा 6 बार में, 3 से भी कटेगा 4 बार में, 4 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। अच्छा बताइए क्या 12 से छोटी कोई संख्या है जो चारों से कटे? तो 12 से छोटी कोई संख्या नहीं है जो इन सब से कटेगी। तो अंश और हर का अंतर बन गया 12, मतलब अंश और हर का जो अंतर है इसका लसा बन गया 12। अब क्या करें, जैसे यहां 21/23 है, अंश हर का अंतर 2 है। पहले इस 2 को क्या करिए, 12 के बराबर बनाइए। आपने लिखा है ना, आपने ये लिखा है, आपने लिखा है कि प्राप्त अंतर को लसा के बराबर करने के लिए परिणामी से अंश वाले पद में गुणा करें। अर्थ समझिएगा, जैसे यहां 21/23 है, अंश हर का अंतर 2 है, तो इस 2 को जब बराबर बनाएंगे किसके, 12 के, तो 2 को 12 के बराबर बनाने के लिए इसमें 6 से गुणा करना पड़ेगा। 2 छक्के 12, तो इसमें 6 से गुणा करना पड़ेगा। तो यह 6 से गुणा आप ऊपर करिए अंश वाले पद में,
मतलब यहां पे 6 से गुणा नहीं करना, बल्कि ये 6 से गुणा ऊपर करना। तो 6 का 6 और 6 दूना 12, 126 हुआ। ये बात समझ पाए हैं? आगे देखिए, 17/20 अंश और हर वाले पद का अंतर 3 है। पहले इस 3 को 12 के बराबर बनाने के लिए क्या करें? आप कहेंगे देखिए, 3 को जब 12 के बराबर बनाएंगे तो इसमें 4 से गुणा करना पड़ेगा। 3 चौके 12, इसमें 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये 4 से गुणा यहां नहीं करना, ये 4 से गुणा ऊपर करना। तो 17 चौका 68 होगा। इसी प्रकार से 11/15 है, अंश हर का अंतर 4 है। तो आप कहेंगे इस 4 को क्या करना? 12 के बराबर पहुंचाना। तो 4 को 12 के बराबर पहुंचाने के लिए इसमें 3 से गुणा करना पड़ेगा। 4 3 12, इसमें 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये 3 से गुणा यहां नहीं करना, 3 से गुणा ऊपर करना। अब 11 का गुणा 3 में 33 होगा। ये बात समझ पाए हैं कि नहीं? इसी प्रकार 13/19 है, अंश और हर का अंतर 6 है। तो हमें 6 को 12 के बराबर पहुंचाना है। तो 6 दूना 12, कुल मिला के इसमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो आप 2 से गुणा यहां नहीं करना, ये 2 से गुणा ऊपर कर देना अंश वाले पद में। तो 13 का गुणा 2 में 13 दूना 26 होगा। अब बताइए चारों में सबसे बड़ा क्या है? तो सबसे बड़ा तो यही दिख रहा है, सबसे बड़ा 21/23 है। तो ये सबसे बड़ा भिन्न होगा। भाई इन चारों में सबसे बड़ा क्या है? 126 है, और 126 किसका मान है? 21/23 का। ये सबसे बड़ा है। यदि आपसे पूछा गया होता कि इसमें सबसे छोटी भिन्न क्या है, तो बताइए सबसे छोटी भिन्न क्या है? इन चारों में सबसे छोटा 26 है। 26 का मतलब 13/19, ये सबसे छोटा होगा। तो इस तरीके से आप आसानी से बड़ी छोटी भिन्न की तलाश कर सकते हैं। आइए कुछ प्रश्न और करते हैं, इससे कॉन्फिडेंस बनेगा। और इस हेडिंग को इग्नोर नहीं करना। भले ही यह हेडिंग हम सभी लोग तीसरी चौथी क्लास में पढ़ते हैं, 5वीं में भिन्नों की तुलना ये सब पढ़ते हैं, लेकिन परीक्षाओं में भिन्नों की तुलना से बराबर प्रश्न बनते हैं। तो चलिए एक प्रश्न मैं आपके लिए देता हूं, उत्तर करिएगा। चलिए आपके पास फिर इसी प्रकार से 4 भिन्न है। इसमें सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न की तलाश करनी है। तुरंत उत्तर करिएगा, दशमलव में बदलने की जरूरत नहीं है। आप सभी का बड़ा सटीक उत्तर आ रहा है। हाँ, एग्जाम क्रैक और प्रशांत पांडे, विनय, प्रिया, गीता और दिशांत, मानसी वार्षडे, सही पढ़ रहा हूं? चलिए उत्तर करिएगा। 4 भिन्न आपके सामने है। मैं सॉल्यूशन की शुरुआत यहां से करता हूं। ये चारों भिन्न कौन से हैं? 3/5 ये पहला भिन्न है, थोड़ा नीचे लिखते हैं। ये 3/5 पहला भिन्न है। 8/11 और 7/13 है, और 11/15। इन चारों में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, ये आपको तलाश करनी है। चलिए उत्तर करिएगा। चलिए इन चारों में सबसे बड़ी भिन्न क्या है? देखिए सबसे पहला काम आपका ये है, पहले अंश और हर वाले पद का अंतर निकालिए। जैसे यहां पे 3/5 है, अंश और हर का अंतर 2 है। 8/11 है, अंश और हर का अंतर 3 है। 7/13 है, अंश और हर का अंतर 6 है। और 11/15 है, अंश और हर का अंतर 4 है। पहले ये तो अंतर बना लेंगे ना। जब इतना काम हो जाए तो पहले ये जो अंतर मिला है, पहले इसका लसा बनाइए। चलिए अंतर का लसा लेना, किसका किसका? यहां पे अंतर में 2 है, ये 3 है, 6 है और 4। पहले आप इसका लसा लीजिए। देखिए लसा की परिभाषा बहुत स्पष्ट है, वह कम से कम संख्या जो चारों से कटे। तो ऐसी कम से कम संख्या बताइए जो 2 से भी कटे, 3 से भी, 6 से भी और 4 से भी। तो यह लसा 12 आएगा। देखिए 12 जो है ये 2 से भी कट जाएगा 6 बार में, 12 3 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा
और 12 4 से भी कटेगा। 12 से छोटी कोई संख्या हो ही नहीं सकता जो इन चारों से कटे। तो अंश और हर वाले पद का चलिए ठीक है, डिफरेंस बन गया, लसा बन गया 12। अब क्या करें, जैसे यहां 3/5 है, अंश और हर का अंतर 2 है, पहले इस 2 को 12 के बराबर पहुंचाना। तो आप कहेंगे जब 2 को 12 के बराबर पहुंचाना हो तो 2 छक्के 12, कुल मिला के यहां पे 6 से गुणा करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, जब 2 में 6 से गुणा करेंगे तब तो 12 के बराबर पहुंचेगा। 2 छक्के 12 हो रहा है ना, तो यहां 6 से गुणा करना है, लेकिन ये गुणा 6 से यहां नहीं करना, ऊपर करना। ये 6 से गुणा ऊपर वाले पद में करना, तो 3 का गुणा 6 में 18 होगा। ठीक इसी प्रकार 8/11 है, अंश हर का अंतर 3 है। तो जब इस 3 को 12 के बराबर पहुंचाना हो तो 3 चौके 12, कुल मिला के यहां 4 से गुणा करना है। भाई जब इसमें 4 से गुणा करेंगे तब 12 के बराबर पहुंचेगा, लेकिन 4 से गुणा यहां नहीं करना, ऊपर करना। तो 8 का गुणा 4 में होगा 32। इसी प्रकार 7/13 है, अंश हर का अंतर 6 है। अब क्या करें, आप कहेंगे 6 को 12 के बराबर पहुंचाना। तो जब 6 को 12 के बराबर पहुंचाएंगे तो 6 दूना 12, मतलब यहां 2 से गुणा करना पड़ेगा। लेकिन आप 6 में 2 से गुणा मत करिए, 2 से गुणा ऊपर वाले पद में करिए। तो 7 का गुणा जब 2 में करेंगे तो 7 दूना 14 होगा। अब 11/15 है, अंश हर का अंतर 4 है। तो जब 4 को 12 के बराबर पहुंचाएंगे तो 4 तिया 12, तो यहां 3 से गुणा करना पड़ेगा। देखिए भाई 4 में 3 से गुणा करेंगे तब तो 12 के बराबर पहुंचेगा, लेकिन यह 3 से गुणा आप यहां नहीं करना। देखिए 4 तिया 12 हो रहा है ना, ये 3 से गुणा यहां नहीं करना, ऊपर करना। तो 11 का गुणा 3 में 33 होगा। अब इसमें बड़ी भिन्न बतानी है, तो 18 है, 32 है, 14 है, 33 है। इन चारों संख्या में सबसे बड़ी क्या है, इन चारों संख्या में सबसे बड़ी 33 है, मतलब 11/15 ये सबसे बड़ी है। अच्छा बताइए, यदि मैं सबसे छोटी पूछा होता तो बताइए 18 है, 32 है, 14 है, 33 है, सबसे छोटा 14 है। 14 मतलब क्या है, ये 7/13, ये सबसे छोटा होगा। तो सबसे बड़ी 11/15 है और सबसे छोटी 7/13 है। तो इस तरीके से हल कर लेने में समय की बचत होगी, और विशेषकर बड़ी भिन्न। देखिए इसको दशमलव में बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दशमलव में बदलेंगे समय लगेगा। आप कहेंगे मैं भी तो समय लगा रहा हूं। दरअसल दो चीजें हैं, समझाना और अपने से हल करना, फर्क है। तो मैं अपना समय इसलिए लेता हूं ताकि सभी लोग अच्छे से समझ सकें और सीख सकें। आप सभी का बड़ा सटीक उत्तर आ रहा है। शालिनी, शिखा और अनुराधा, प्रिया, केएस, श्याम और विराट, बबीता, खुशी और राठौर, विक्रम। चलिए कुछ प्रश्न और लगाइएगा, इससे थोड़ा कॉन्फिडेंस बनेगा। एक प्रश्न और देखें, इसके बाद हेडिंग बदलते हैं। अच्छा ये थोड़ी बड़ी भिन्न है, अब जब इसको दशमलव में बदलेंगे तो समय लगेगा कि नहीं, आप खुद ही सोच के बताइए। 31/35 है, 31 में जब 35 से भाग करेंगे तो समय लगेगा। सरल तरीका यही है जो मैंने बताया है। चलिए आप उत्तर करिएगा, मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूं। सटीक उत्तर करिएगा, अपना समय लेके करिएगा। चलिए मैं साइड होता हूं, उत्तर करिएगा, बड़ी भिन्न बताना है।
चलिए, आवाज की थोड़ा दिक्कत थी, वॉइस प्रॉब्लम थी। दरअसल समझाने पर दिमाग था तो इसलिए स्क्रीन पर मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब सब कुछ सही है। एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा। हमने पहले अंतर लिया, 31/35 का अंतर 4 है, 41/47 अंतर 6 है, 37/39 अंतर 2 है और 37/40 अंतर 3 है। तो ये जो भी अंतर मिला है 4, 6, 2 और 3, इसका लॉस लेना। किसका? 4, 6, 2 और 3, इसका लॉस 12 आएगा। अब यह 12 से गुणा करना है इन सब। देखिए आपको क्या करना, जैसे लॉस 12 आया है तो इसको भी 12 के बराबर पहुंचाना है, इसको भी और इसको भी। तो जब 4 को 12 के बराबर पहुंचाएंगे तो किससे गुणा करेंगे? 3 से। कैसे पता चला? ये 3 से गुणा करेंगे, कैसे पता चला? आप भाग करिए, 4 3 12, तो इसमें 3 से गुणा करना है, तो ये 3 से गुणा ऊपर करना। 31 का गुणा 3 में 43, 93। 41/47 है, अंश हर का अंतर 6 है। अब बताइए 6 को 12 के बराबर पहुंचाना हो तो 6 में किससे गुणा करेंगे? 2 से। कैसे पता चला? अब भाग करिए, 6 दूना 12, 2 से इसमें गुणा करना है, तो 2 से गुणा यहां न करके ऊपर करना। 41 दूना 82, 37/39 है, अंश हर का अंतर 2 है। अब बताइए जब 2 को 12 के बराबर पहुंचाएंगे तो 2 में किससे गुणा करेंगे? आप भाग करके चेक करना, 2 छक्के 12, मतलब इसमें 6 से गुणा करेंगे, तो 6 से गुणा यहां न करके ऊपर करेंगे, 222 होगा। और इसी प्रकार 37/40 है, अंतर 3 है। अब बताइए जब 3 को 12 के बराबर पहुंचाएंगे तो 3 चौके 12, मतलब इसमें 4 से गुणा करना है, तो 4 से गुणा यहां न करके ऊपर करना, 148। तो सबसे बड़ा 222 है। 222 मतलब ये 37/39। अच्छा, यदि सबसे छोटा पूछा जाता तो ये 93 है, 82 है, 222, 148, तो सबसे छोटा 82 है। 82 मतलब 41/47, ये सबसे छोटा होगा। तो इस तरीके से आप आसानी से बड़ी छोटी भिन्न की तलाश कर सकते हैं। तो इस टाइप में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, लेकिन दशमलव में बदलने से बेहतर तरीका यही है। आपका ये समय बचा देगा, अच्छा प्रैक्टिस रहेगा तो 10 सेकंड के ऊपर नहीं लगेगा। और खासकर जब ऐसे बड़े बड़े भिन्न दिए हों तो इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता। आइए अगले टाइप पर चलते हैं। चलिए, समझ में आ गया कि नहीं, एक बार बताइएगा। देखिए अब इससे छोटा तो कुछ हो ही नहीं सकता। जैसे नायाब त्रिपाठी आपने लिखा है 60 मेथड बताएं, अब इससे 60 मेथड कुछ नहीं है। अब इससे 60 मेथड यही है, दशमलव में बदलिए। लेकिन आप 31/35 जब इसको दशमलव में बदलेंगे तो काफी समय लगेगा। अब इससे आसान भिन्नों की तुलना कोई बता ही नहीं सकता। अब इससे भी आसान जानना चाहते हैं तो इससे आसान कुछ नहीं है। आइए, अच्छा जो लोग देर से जुड़े हों शुरुआत से देखिएगा, सब कुछ बेहतर समझ में आएगा। अब हम टाइप 25वें पर चलेंगे। घातांक के कुछ साधारण प्रश्नों को देखते हैं। घातांक के कुछ पहले साधारण प्रश्न को देखें। तो यहां से पहला सवाल, चलिए हल करिए। देखिए एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, घातांक का कोई भी सवाल करिए, जरूरी नहीं कि यही सवाल, घातांक का कोई भी प्रश्न हल करिए, हर संभव प्रयास करिए कि आधार वाली संख्या जितना छोटा हो सके लिखें। मतलब संख्या को कंसाइज करके लिखना है। कंसाइज मतलब छोटा, न्यूनतम पद में। अच्छा बताइए 16 को छोटा करके लिखना हो तो 16 का गुणनखंड होगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। तो जब 16 को छोटा करेंगे तो क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। हमें क्या करना है, इस आधार वाली संख्या को छोटा करना है। तो 16 को जब छोटा करेंगे तो ये होगा 2 पर घात 4। देखिए 2 पर घात 4 कितना होगा, 16। लेकिन अभी ऊपर घात लगा है पॉइंट में 16, इसको लगा दीजिए। भाई ये तो घात लगा है ना, तो इसको लगाना पड़ेगा।
देखिए 16 को हमने लिखा 2 पर घात 4, 2 पर घात 4 16 होगा, और इस पर 0.16 है, मैंने लगा दिया। अब बीच में गुणा है, गुणा करिए। अब यहां भी 16 है, अब 16 को छोटा करेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, मतलब यहां भी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, कुल मिला के 2 पर घात 4 होगा। भाई 16 को जब छोटा करेंगे तो 2 पर घात 4 होगा। अभी 1.04, यहां पे ऊपर घात क्या है, 1 पॉइंट है, यहां 1.04 है, इसको लगाना ना भूले, 1.04 लगा दीजिए। भाई 16 के जगह हमने क्या लिखा, 2 पर घात 4 16 होगा, और 1.04 हमने ऊपर लगा दिया। अब गुणा। अच्छा बताइए 2 को और छोटा कर पाएंगे क्या? 2 को और छोटा कर पाएंगे? 2 तो खुद ही छोटा है, अब इससे छोटा कुछ होगा नहीं। अब इसको जैसे का वैसा लिखना, भाई इसको तो छोटा नहीं कर पाएंगे, इसको जैसे का वैसा लिखना। हाँ, ऊपर में 0.20 है, आप लगा दीजिए, 0.20 लगा दीजिए। अच्छा, घातांक का एक नियम सबको पता है, और नहीं पता है तो ध्यान से सुनिएगा। जब भी घातों के ऊपर घात हो तो हमेशा घातों का गुणा करते हैं। घात के ऊपर घात हो तो घातों का गुणा करते हैं। जैसे यहां 2 पर घात 4 है, ब्रैकेट बंद, ऊपर घात इतना है, तो जब घात के ऊपर घात होगा तो इसका गुणा होगा। तो चलिए गुणा करिए। यहां घात पर घात है, 16 चौका 64। अच्छा, पहले दशमलव हटा के गुणा करना। जैसे दशमलव हटा दे तो 16 का गुणा 4 में 64 होगा। अब ये 2 अंक पर दशमलव लगाएंगे तो 0.64। देखिए 16 चौका 64, अब 2 अंक पर दशमलव लगाएंगे तो 0.64। अब बीच में गुणा है, गुणा करिए। अब 2 पर घात कितना, अब यहां भी घात के ऊपर घात है, गुणा करिए। पहले ऐसा करिए, 104 का गुणा 4 में ये 416 होगा, 104 का गुणा 4 में 416 होगा। अब 2 अंक पर दशमलव लगाएंगे तो 4.16 आएगा। ये समझ पाए हैं कि नहीं? पहले दशमलव हटा के गुणा करिए, 104 का गुणा 4 में तो 416 आएगा। अब चूंकि 2 अंक पर दशमलव लगाएंगे तो 4.16। अब गुणा, अब ये तो ठीक है, 0.20। यहां तक समझ में आया कि नहीं? अच्छा, हम सभी जानते हैं गुणा करते समय यदि आधार समान हो तो घातों को जोड़ते हैं। यदि गुणा करते समय सबके आधार समान हो तो आधार तो 2 ही होगा, लेकिन ये सबकी घात जुड़ेगा। तो चलिए घातों को जोड़िए, आधार समान है तो घातों को जोड़ेंगे। अच्छा, मैं तो कहूंगा दशमलव हटा के तब जोड़िए, क्योंकि 2-2 अंक पर दशमलव तीनों जगह है। तो पहले दशमलव हटा के जोड़िए। कैसे? 64 और 416 जोड़िए, 64 और 416 जोड़ेंगे 480, और 480 और 20 जोड़ेंगे 500, और 2 अंक पर दशमलव लगाएंगे 5 होगा। देखिए बात समझिएगा, 0.64, 4.16 और 0.20। तो जब इसको जोड़ेंगे तो 5.00 आएगा, और 5.00 का मतलब 5 हुआ। भाई गुणा करते समय आधार समान हो तो आधार तो यही लिखेंगे, ये घात जोड़ेंगे तो 5 आएगा, और 2 पर घात 5 32 होगा। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, और आपका ऑप्शन बनेगा सी। और बहुत देर से उत्तर आप सभी का 32 बन रहा है। निशा, अनु, सुनील और प्रिया, चांदनी, ज्योति, कीर्ति और बबीता, विनय वर्मा। चलिए बहुत अच्छा है। मैं अगले प्रश्न पर चलता हूं। अगला प्रश्न आप लगाइएगा, ठीक ऐसा ही प्रश्न होगा। अभी घातांक के कुछ साधारण प्रश्नों को हम सभी लोग हल कर रहे हैं, तो एक ऐसा ही सवाल आप लगाइएगा। मैं थोड़ा सा समय आपको दे रहा हूं, उत्तर करिएगा। सब कुछ ऐसे ही है तो मैं साइड होता हूं, उत्तर करिएगा। आपके उत्तर का मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं, जल्दी उत्तर करिएगा, ज्यादा समय नहीं, क्योंकि ये साधारण प्रश्न है और ऐसे प्रश्न बराबर परीक्षा बनते हैं, भले ही सिंपल है। चलिए सबसे पहले देखिए, हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, घातांक के कोई भी प्रश्न का हल करना, आधार वाली संख्या को जितना छोटा हो सके उतना छोटा करना। मतलब न्यूनतम पद में, न्यूनतम पद का मतलब क्या है?
भाई इसको छोटा से छोटा, जितना छोटा कर सकते हो करिएगा। तो जब 243 का गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 5 बार बनेगा। आप चाहे तो गुणनखंड करके देख लीजिए। 243 का गुणनखंड करेंगे तो ये पहले 3 से कटा 81 बार में, 81 3 से कटा 27 बार में, 27 3 से कटा 9 बार में, 9 3 से कटा 3 बार में और 3 अपने आप से कटा। तो 3 गुणा 3 गुणा 3 कितनी बार आएगा? 5 बार। तो जब 243 का गुणनखंड करेंगे तो 3 पर घात 5 होगा। अभी ऊपर में घात 0.15 है, आप इसको लगा देना। ये 0.15 घात आप इसको लगा देना। अब बीच में गुणा का चिन्ह है, गुणा करना। अब 27 को छोटा करिए, हमेशा ध्यान देना नीचे वाली संख्या जितना छोटा हो सके करिएगा। 27 का मतलब 3 गुणा 3 गुणा 3, मतलब ये हो गया 3 का क्यूब। 27 का मतलब 3 का क्यूब। अभी ऊपर घात में 1.05 है, इसको भी लगा दीजिए। भाई 27 का मतलब 3 का क्यूब 27 होगा, ऊपर घात 1.05 लगा दिया और गुणा। अब ये तो छोटा होगा नहीं भाई, 3 को क्या छोटा करेंगे? 3 तो खुद ही अभाज्य है, तो ये 3 और छोटा नहीं होगा, इसको जैसे का वैसा लिखना। हाँ, ये घात में 0.20 है, इसको लगा दीजिए। अच्छा, घातांक का नियम यह होता है जब घात के ऊपर घात हो तो घातों का गुणा करते हैं। घात के ऊपर घात का मतलब क्या? घातों का गुणा। तो चलिए इन घातों का गुणा करिए। कैसे गुणा करेंगे? पहले ये मेरे ख्याल से 0.13 होना चाहिए, इसको थोड़ा सुधार कर लीजिए, चूंकि जो विकल्प दिया है वह 0.13 से ही आएगा। यहां पे जो 0.15 है इसको 0.13 कर लीजिए, तभी उत्तर आएगा। वो टाइपिंग में थोड़ा सा मे बी एरर हो सकता है, इसको 0.13 बनाएंगे तभी उत्तर बनेगा, क्योंकि जो विकल्प दिया है वो उसी पर आधारित है। तो चलिए अब हल करिएगा। पहले गुणा करना। देखिए हमेशा ध्यान देना, घात के ऊपर घात होगा तो गुणा होगा। तो 13 पंचे 65, 2 अंक पर दशमलव है तो 0.65। अब गुणा। अब यहां भी घात के ऊपर घात है तो गुणा करना। तो 3 पर घात कितना? 105 का गुणा 3 में 315 होगा, लेकिन 2 अंक पर दशमलव लगाएंगे तो 3.15। गुणा करने पर इतना आएगा कि नहीं? एक बार चेक करिएगा। 105 का गुणा 3 में 315 होगा, लेकिन जब 2 अंक पर दशमलव लगेगा तो यही आएगा। अब गुणा, ये 3 पर घात 0.20। अच्छा, हम सभी जानते हैं जैसे ये तीनों का गुणा करना है और गुणा करते समय आधार समान है, तो गुणा करते समय आधार समान होगा तो घात जुड़ेगा। तो चलिए घात को जोड़ लीजिए। अच्छा, 2 अंक पर यहां भी दशमलव, 2 अंक पर यहां भी, 2 अंक पर यहां भी, तो मैं तो कहूंगा कि डायरेक्ट घातों को जोड़िएगा। कैसे? 65 और 315 जोड़िए, ये 380 हो गया। 315 और 65 कितना होगा? 380, और 20 जोड़ेंगे 400। और चूंकि 2 अंक पर दशमलव लगा है तो 3 पर घात 4 आएगा, और 3 पर घात 4 होगा 81, और 81 पहला ही विकल्प है। लेकिन ये 0.13 होगा तभी उत्तर आएगा। तो 81 अब सही है। आप सभी का सटीक उत्तर है। सविता, प्रज्ञा, हरि और अवध, प्रियंका, कल्पना और अनिल, विनय। चलिए बहुत अच्छा। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है, लोग क्या करते हैं, नए रैपर में पुरानी चीज बेच देते हैं। कहने का मतलब यह है, यदि मैं साधारण प्रश्न कहूं और एक आध प्रश्न उस पर अच्छा भी करा दूं तो समझने और सोचने का नजरिया साधारण होगा। जैसे मैं कह दूं ये प्रश्न बहुत आसान है तो सोचने का नजरिया साधारण ही हो जाता है। लेकिन यदि मैं कह दूं कि यह सवाल कठिन है तो सोचने का नजरिया कठिन हो जाता है। हमें लगता है जब कठिन ही है तो कौन सा परीक्षा में पूछ रहा है। तो एक सवाल में ऐसा देता हूं, बहुत अच्छा प्रश्न है, यदि आप इसको लगाएंगे तो घातांक के जो भी साधारण प्रश्न होंगे उसमें आपको दिक्कत नहीं होगा, गारंटेड। चलिए ये सवाल आप लगाइएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। हालांकि है साधारण प्रश्न, लेकिन यह सवाल अलग अलग परीक्षा में काफी रिपीट किया हुआ है। तो उम्मीद करते हैं ऐसा प्रश्न यदि घातांक के बनेंगे
अच्छा, घातांक का एक प्रश्न बनेगा ही बनेगा। सुपर टेट की 2 परीक्षाएं हुई हैं, 69,000, 68,500, दोनों सेट पेपर में घातांक के प्रश्न हैं। और उत्तर प्रदेश जो शिक्षक पात्रता परीक्षा हुआ है, इसमें लीग पेपर को लेकर टोटल 10 पेपर हुए हैं, और 10 पेपर में 2011 का पेपर हटा दें तो बाकी जो 9 पेपर बचते हैं सभी में घातांक का सवाल है। तो घातांक के एक सवाल की उम्मीद की जा सकती है। अब यह सवाल कहां से होगा ये निश्चित कह नहीं सकते, लेकिन घातांक का एक सवाल आएगा ही आएगा। तो आप लोग घातांक के टॉपिक को बड़े सीरियसली देखिएगा। आइए इस प्रश्न को लगाते हैं। हमने कहा इस सवाल को लगा लेंगे तो फिर दिक्कत नहीं होगी। बताइए क्या होगा। मैंने एक चीज और कहा, घातांक के कोई भी सवाल हल करिए, ये जो आधार वाली संख्या है इसको जितना छोटा कर सकते हो उतना छोटा करिए। तो 243 का मतलब 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 5 बार होगा। ये 243 का गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणा 3 गुणा 3 कितनी बार आएगा? 5 बार। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81 और 81 तिया 243। तो ये 243 का गुणनखंड करेंगे तो 3 पर घात 5 होगा। अभी ऊपर घात n बटे 5 है तो n बटे 5 इसके ऊपर लगा दीजिए। अब बीच में गुणा है, गुणा करिए। अब यहां 3 है। अच्छा बताइए 3 को और छोटा कर सकते हैं? 3 तो अपने आप में अभाज्य है, ये 3 और छोटा होगा ही नहीं, तो इसको जैसे का वैसा लिखना। हां, ऊपर घात 2n + 1 लगा देना और बटे। अब यहां 9 है। अच्छा बताइए 9 को छोटा करें। जैसे यहां 9 पर घात n है तो 9 का मतलब 3 का स्क्वायर हुआ, 3 का स्क्वायर 9 होगा। अच्छा 9 पर घात n है तो इसका मतलब यही तो होगा, 3 का स्क्वायर 9 है, ऊपर घात n है और घात पर घात हो तो गुणा होगा, तो 2 का गुणा n में 2n होगा। मतलब 9 का गुणनखंड करेंगे 3 का स्क्वायर 9 होगा, ऊपर घात n है तो ये गुणा हो जाएगा, ये घात पर घात गुणा होगा। अब यहां इंटू है, यहां इंटू है और 3 पर घात कितना? n-1। बस थोड़ा और हिम्मत से काम लीजिए, उत्तर आने वाला है, बहुत आसान सवाल है। अच्छा ये बताइए घात के ऊपर घात हो तो गुणा होगा। अब आप ही बताइए, जैसे 5 का गुणा n बटे 5 में करेंगे तो ये 5 से 5 तो कट जाएगा, ये 5 से 5 कट गया। अब बचा क्या? 3 पर घात n और गुणा 3 पर घात 2n-1, सॉरी 2n + 1। अच्छा गुणा करते समय यदि आधार समान हो तो घात जुड़ेगा। जैसे आप बताइए इसका गुणा करना है और आधार समान है, तो जब आधार समान है तो ये घात और ये घात जुड़ेगा, 1n और 2n जोड़ेंगे तो 3n होगा और +1। पहले बताइए यह लाइन समझ पाए हैं कि नहीं? उत्तर करिएगा। जैसे ये 5 से 5 कट गया, जब इसका गुणा करेंगे तो आधार समान है, और गुणा करते समय आधार समान हो तो आधार यही होगा, ये घात और ये घात जुड़ेगा, 1n और 2n जोड़ेंगे तो 3n होगा और ये +1 और बटे। यहां भी इंटू है, यहां भी गुणा करना है और गुणा करते समय यहां भी आधार समान है, तो जब गुणा करते समय आधार समान हो तो ये घात जुड़ेगा। देखिए आधार समान है ना, तो ये घात जुड़ेगा, तो 2n और 1n जोड़ेंगे तो होगा 3n, 2n और 1n जोड़ेंगे तो 3n और माइनस में 1। पहले बताइए इतना समझ पाए हैं कि नहीं? अच्छा भाग देते समय आधार समान हो तो घात घटती है। जैसे बात समझना, a पर घात m हो और बटे a पर घात n हो, तो यदि भाग देते समय आधार समान हो तो आधार तो यही होगा, लेकिन ऊपर के घात में से नीचे का घात घटेगा, मतलब m में से n घात घटेगा। यह भाग वाला नियम आपको पता है। तो वैसे ही देखिए ये भाग देना है, आधार समान है और भाग देते समय आधार समान हो तो क्या होगा? ये ऊपर के घात में से घटेगा। कौन घटेगा? ये जो ऊपर वाला घात है 3n + 1, इसमें से घटेगा कौन? ये घटेगा। अच्छा जब ये माइनस करेंगे इतना तो दोनों का चिन्ह बदलेगा, क्योंकि जब माइनस करेंगे इतना तो दोनों का चिन्ह बदलेगा, तो ये -3n और माइनस माइनस +1 होगा। पहले बताइए ये समझ पाए हैं कि नहीं? जैसे भाग देते समय आधार समान है
तो आधार तो यही होगा, लेकिन ये ऊपर के घात में से 3n+1 में से माइनस होगा। कितना माइनस होगा? इतना। तो जब इसको घटाएंगे तो दोनों का चिन्ह बदलेगा, ये -3n होगा और माइनस माइनस +1 होगा, तो ये तो कट गया। अब ये आ गया 3 पर घात 2, और 3 पर घात 2 कितना होगा? 9। और बहुत देर से आप सभी का उत्तर 9 आ रहा है, बहुत देर से। यस, आपने लिखा है यस, क्लियर है, बहुत अच्छा। समझ पाए हैं कि नहीं? देखिए सिंपल सी बात है, एक बात समझना, जो लोग नहीं समझ पाए हैं कि ये कैसे हुआ, जैसे भाग देते समय आधार समान हो, तो ये ऊपर का घात 3n+1 है, तो इस ऊपर के घात में से माइनस करेंगे किसको? ये नीचे वाला घात, कौन? इसको माइनस करेंगे। तो जब माइनस करेंगे तो ये दोनों चिन्ह बदलेगा, तो ये -3n होगा और ये माइनस माइनस क्या होगा? +1 होगा। अब मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। तो ये बड़ा अच्छा सवाल है, लेकिन साधारण प्रश्न ही है, ये सवाल साधारण ही है, किसी मामले में कठोर नहीं है। तो चलिए आइए अब अगले हेडिंग पर चलते हैं, घातांक का ही सवाल होगा। घातांक के दो चर वाले युगपद समीकरण पर प्रश्न। सिमल्टेनियस इक्वेशन होता है, लेकिन दो चर वाले। दो चर का मतलब जैसे एक x है, एक y है, एक a है, दूसरा b है, तो दो चर वाले युगपद समीकरण आप लोग लगाते हैं। अच्छा, ये होता क्या है? दो चर वाले युगपद समीकरण क्या होता है? जैसे मैं लिख दूं कि x + y = 35 है, और लिख दूं 4x + 2y = 90 है, तो यह दो चर वाले युगपद समीकरण है। इसमें कौन से दो चर है? x और y दो चर है, और युगपद समीकरण का मतलब सिमल्टेनियस, मतलब दो इक्वेशन होगा। तो देखिए दो समीकरण है, तो घातांक के दो चर वाले युगपद समीकरण के प्रश्न ये भी परीक्षा में बहुत बनते हैं, बड़े ध्यान से इसको देखिएगा। आइए प्रश्न करते हैं, इस पर कैसे प्रश्न बनते हैं। अच्छा, यहां कॉमा नहीं है, ये इनटू है, लगाइए, इस प्रश्न को लगाइए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूं, उत्तर करिएगा। चलिए, अच्छा, यहां पे गुणा करते समय आधार समान हो तो ये घात जुड़ती है। घातांक में गुणा का नियम पता है कि नहीं? गुणा करते समय आधार समान हो तो घातें जुड़ती हैं। जैसे इसका इसका गुणा करना है, आधार समान है, तो आधार तो दो ही होगा। गुणा करते समय आधार समान हो तो ये घात जुड़ेगा, x और y जुड़ेगा तो हो जाएगा x + y बराबर। अब 8। अच्छा, 8 को छोटा करिए। मैंने एक चीज बार बार कहा, हमने कहा संख्या जितना छोटा हो सके उतना छोटा करिए। घातांक का कोई भी सवाल लगाइए, यही नहीं, कोई भी सवाल लगाइए, संख्या को जितना छोटा हो सके उतना छोटा करिए। जैसे 8 को छोटा करेंगे तो 2 × 2 × 2 मतलब 2 पर घात 3। पहले बताइए इतनी बात समझ पाए हैं कि नहीं? जैसे ये गुणा करते समय आधार समान हो तो आधार तो यही होगा, लेकिन x और y ये दोनों घात जुड़ेगा, बराबर। 8 को लिखेंगे 2 का क्यूब। एक चीज मैं बताना चाहूंगा, यदि दो पक्ष बराबर है और आधार समान है तो ये घात की तुलना करना। जैसे एक बात समझना, जैसे a पर घात m है और बराबर a पर घात n है, यदि दो पक्ष बराबर है, आधार समान है, तब ऐसी स्थिति में घात की तुलना होगी और m बराबर n होगा। ठीक ऐसे ही ये दोनों पक्ष बराबर है, आधार समान है, तो ये घात की तुलना होगी, तो x + y = 3 होगा। एक समीकरण यहां से बन गया। ये पहला समीकरण समझ पाए हैं कि नहीं? अभी एक समीकरण और बनेगा, ये समझ पाए हैं कि नहीं? गुणा करते समय आधार समान हो तो ये घात जुड़ेगा, x और y जुड़ेगा, बराबर। 8 को 2 का क्यूब लिखेंगे। अब दो पक्ष बराबर है, आधार समान है, तो जब आधार समान हो ना तो घातों की तुलना करना, तो x + y = 3 आ गया, ये घात की तुलना करने पर। ऐसे ही इसको भी हल करना। चलिए करिए। अच्छा, पहले 9 को छोटा तो करिए। जैसे 9 पर घात x है, 9 का मतलब 3 का स्क्वायर है,
9 का मतलब 3 का स्क्वायर है, इसको छोटा करें तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, ऊपर घात x है, और इंटू, अच्छा यहां y होगा, यहां 3 पर घात y है, बराबर 81 का मतलब 3 पर घात 4 है। पहले बताइए ये बात समझ पाए कि नहीं। एक चीज ध्यान देना, यहां पर ये x नहीं है, यहां 3 पर y है। तो जैसे 9 को छोटा करेंगे तो 9 को छोटा करेंगे 3 का स्क्वायर 9 होगा, और ऊपर घात कितना है x। देखिए 9 का मतलब 3 का स्क्वायर 9 होगा, ब्रैकेट बंद करिए, ऊपर घात x है, इंटू, अब ये तो छोटा होगा नहीं, 3 पर घात y जैसे का वैसा लिखना, बराबर 81 को छोटा करेंगे तो 3 पर घात 4। तो कुल मिला के एक बात समझना, ये हो गया 3 पर घात 2x, घातों पर घात होगा तो गुणा होगा, जैसे 2 का गुणा x में होगा 2x, 3 पर घात 2x इंटू 3 पर घात y बराबर 3 पर घात 4 है। वैसे गुणा करते समय आधार समान हो तो घात जुड़ेगा। अब बताइए 2x और y जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस y बराबर ये 3 पर घात 4। पहले बताइए इतनी बात समझ पाए हैं कि नहीं। आसानी से गुणा करते समय आधार समान हो तो आधार तो यही लिखेंगे, ये घात जोड़ेंगे तो 2x और y जोड़ेंगे तो 2x प्लस y होगा। अच्छा जब दो पक्ष बराबर है, आधार समान है, तो ये घात की तुलना करेंगे तो 2x प्लस y आएगा बराबर 4। ये समीकरण दूसरा हो गया। पहले आप बताइए ये दोनों समीकरण हल कर सकते हैं कि नहीं, ये दोनों समीकरण आप लगा सकते हैं कि नहीं। बिल्कुल, कैसे, समीकरण एक में से समीकरण 2 घटा दीजिए, लेकिन एक चीज ध्यान देना, समीकरण एक में से समीकरण 2 घटाएंगे तो ये समीकरण 2 के सारे चिन्ह बदल जाएंगे, मतलब ये भी माइनस में हो जाएगा, ये जो प्लस y है ये भी माइनस में हो जाएगा, और ये जो 4 है ये भी माइनस हो जाएगा। तो अब बताइए एक x में से 2x घटाएंगे, क्योंकि ये माइनस है, एक x में से 2x घटाएंगे तो माइनस x आएगा। अब प्लस y माइनस y कट गया, चूंकि ये माइनस y है, बराबर अब 3 में से 4 घटाएंगे -1, 3 में से 4 घटेगा तो -1 आएगा। अब यह माइनस माइनस कट गया तो x बराबर 1 आ गया। x बराबर कितना गया, माइनस माइनस कट गया तो x बराबर 1 आ गया। अब y बराबर 2 आएगा, कैसे पता चला बताइए, y बराबर 2 कैसे आएगा। देखिए हमें पता है कि x प्लस वाई बराबर 3 है, x प्लस वाई बराबर 3 है। अब जब x का मान 1 रखेंगे तो 1 दाहिने घटेगा तो y बराबर होगा 3 माइनस 1, और 3 माइनस 1 होगा 2। x प्लस वाई बराबर 3 है, तो जब x का मान 1 आ गया तो 1 उधर घटेगा तो y बराबर 3 माइनस 1 कितना आएगा 2। तो x बराबर 1 और y बराबर 2, तो आपका यही मान हो। x और y का मान क्या है, 1 और 2। अच्छा ऐसे प्रश्नों को इग्नोर नहीं करना कि बहुत कठिन है, ये तो कठिन में गिनिएगा मत, ये आसान प्रश्न है। और ऐसे प्रश्न की अपेक्षाएं, देखिए घातांक से एक सवाल आपके परीक्षा में उम्मीद पूरी की जा सकती है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन वह एक प्रश्न कहां से होगा इसकी गारंटी नहीं है। इसके लिए घातांक के हर हेडिंग को समझना होगा। तो एक ऐसा ही सवाल, हालांकि आप सभी के उत्तर बड़े सटीक आ रहे हैं, 1 और 2, पहला ऑप्शन सुनील, अनिल, धीरज, राठौर, विक्रम और रचना सही पढ़े हैं, अजय, चलिए बहुत अच्छा। चलिए आपने लिखा एक बार फिर से बताएं, अनुराधा मिश्रा। देखिए हमने कुछ अलग नहीं किया, सिंपल सी बात है, गुणा करते समय आधार समान हो तो आधार वही होगा लेकिन घात जुड़ेगा। जैसे a पर घात यम है और इंटू a पर घात n है, तो यदि गुणा करते समय आधार समान होगा तो ये घात जुड़ेगा। तो वैसे ही मैंने किया, ये गुणा करते समय आधार समान है तो आधार तो यही होगा, x और y जुड़ेगा, x प्लस वाई बराबर 8 को छोटा करेंगे तो 2 का क्यूब होगा। अब जब दो पक्ष बराबर है, आधार समान है, तो ये घात की तुलना होगा, मतलब x प्लस वाई बराबर 3 होगा, x प्लस वाई बराबर 3, पहला समीकरण। अच्छा इसी प्रकार जैसे 9 पर घात x है तो 9 का मतलब 3 का स्क्वायर है, भाई 3 का स्क्वायर 9 होगा, ऊपर घात x है इंटू, अब ये तो छोटा होगा नहीं, 3 पर घात y है, बराबर 81 का मतलब 3 पर घात 4। अच्छा ये इसका मतलब गुणा हुआ 3 पर घात 2x इंटू 3 पर घात y,
अच्छा, गुणा करते समय यदि आधार समान हो तो आधार तो यही होगा, ये घात जुड़ेगा तो 2x प्लस वाई जुड़ेगा बराबर ये 3 पर 4 है। अब जब दो पक्ष बराबर है, आधार समान है, तो घातों की तुलना कर लीजिए, तो ये 2x प्लस वाई बराबर 4 आ गया। अब ये दोनों समीकरण लगा लिया। चलिए थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़े, इसके लिए एक प्रश्न मैं आपके लिए देता हूं। समय तो वैसे हो गया, लेकिन मैं चाहूंगा इसको जल्दी हल करिएगा। मैं थोड़ा समय आपसे लेता हूं, उत्तर करिएगा। देखिए आपने लिखा 60 मेथड बता दें। अब ये दो समीकरण वाले प्रश्न है, इससे 60 मेथड यही है कि आप ऑप्शन लेके देख लीजिए। देखिए घातांक में कोई 60 ट्रिक नहीं चलता, बहुत गेस कर सकते हो तो ऑप्शन से देख लीजिए। अच्छा, यक्स का मान 1 और वाई का मान 2 रखने पर 8 आ जाए तो सही है। देखिए जैसे यक्स का मान 1 रखेंगे, थोड़ा देख लीजिए, जैसे 2 पर घात यक्स है और यक्स का मान 1 रखें, इंटू 2 पर घात वाई है और वाई का मान 2 रखें, तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 का गुणा 2 में 8 आ जाएगा। देखिए 2 का स्क्वायर 4, 4 का गुणा 2 में 8 आ गया, ये तो सही है। अच्छा, यहां 9 पर घात यक्स है और यक्स का मान 1 रखें और इंटू, यहां इंटू मतलब गुणा है, 3 पर घात वाई है और वाई का मान कितना है, देखिए 2 रखिए, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 का गुणा 9 में 81 होगा। देखिए 81 आ रहा है। तो देखिए इसमें घातांक में कोई 60 ट्रिक नहीं चलता। आप बहुत अनुमान लगा सकते हैं तो ऑप्शन से लगाइए, नहीं तो बेसिक लगाना पड़ेगा, क्योंकि घातांक एक बीजगणितीय टर्म होता है और इसके लिए कोई 60 ट्रिक नहीं है, किसी के पास नहीं है, ये आपको लगाना ही पड़ेगा। एक सवाल ऐसा ही जो मैंने दिया है, लगाइएगा। बस आपसे कुछ सेकंड समय लूंगा, समय काफी हो गया। आरपी शुक्ला सर आप सभी का इंतजार कर रहे हैं। हिंदी का सेशन एक बेहतरीन सेशन रोजाना की तरफ आज आप सब लोग अटेंड करिएगा। जैसे ही मैं क्लास छोड़ूंगा तुरंत भागकर आप सभी को हिंदी वाली क्लास में आना है। प्रत्येक क्लास को अनिवार्य मानना है। देखिए पात्रता परीक्षा और भर्ती परीक्षा में यही फर्क है। पात्रता परीक्षा में हम सभी लोगों का टारगेट होता है कि 90 नंबर ला लें, सामान्य कैंडिडेट हो तो। लेकिन जब भर्ती परीक्षा, शिक्षक भर्ती परीक्षा है, तो एक प्रश्न आपको कई कैंडिडेट से पीछे कर सकता है और एक प्रश्न आपको कंपटीशन में ला सकता है। तो हर क्लास, हर सेशन महत्वपूर्ण मानिएगा। अच्छा, दूसरी चीज होता है पात्रता परीक्षा में 90 नंबर लाना है, 150 का प्रश्न है, श्रृंखला है, तो हम कहते हैं कि चलिए मैथ्स में 30 में यदि 10 भी सही हो जाए तो कुछ सीडीपी से स्कोर कर लेंगे, कुछ हिंदी से, कुछ ईवीएस से, वहां तो मैनेज आप कर लेंगे। लेकिन जब भर्ती परीक्षा की बात करेंगे तो जो 20 सवाल बनेंगे, यह 20 सवाल ही आप सभी के लिए एक कह सकते हैं बहुत महत्वपूर्ण होगा। ये 20 सवाल आपके निर्णायक, आपके जो चयन है उसके लिए एक निर्णायक भूमिका होगी। और ये बात केवल गणित पर लागू नहीं होता, हिंदी का जैसे 30 प्रश्न है, हिंदी पर भी लागू होता है। तो हर क्लास को महत्वपूर्ण मानिएगा। देखिए जब तक क्लास को महत्वपूर्ण नहीं मानेंगे, सीरियस एक होता है ना कि हम सीरियसली कोई चीज पढ़ते हैं, तो जब तक हम सेशन को महत्वपूर्ण नहीं मानेंगे तब तक हम सीख नहीं सकते। यदि हमें लगे कि चलिए हिंदी तो बाद में कवर कर लेंगे, तो बाद में न तो हिंदी कवर होगा न तो गणित कवर होगा। जब परीक्षाएं मान लिया पास होगी, जैसे मान लिया 20 दिन बचे हैं, तो जब लास्ट में जब 20 दिन बचता है ना, तो माइंड क्या कहता है, हमें लगता है नहीं चलिए थोड़ा मैथ लगा लें। जब मैथ लगाने बैठते हैं तो ये होता नहीं थोड़ा हिंदी का रिवीजन कर लें। जब हिंदी रिवीजन करते हैं तो लगता है नहीं नहीं थोड़ा सीडीपी भी पढ़ लें। लास्ट के 15-20 दिन में कुछ नहीं होगा। अभी से जो आप तैयारी बनाएंगे वही आपके फाइनल परीक्षा में, वही आपके चयन में निर्णायक होगा। हर सेशन को महत्वपूर्ण मानिएगा, चाहे वो संस्कृत की क्लास चले, चाहे हिंदी की, चाहे मैथ्स की और चाहे ईवीएस की। और रोजाना की क्लास देखिए, किसी कारणवश यदि लाइव क्लास नहीं देख पा रहे हैं तो जब आपके पास समय मिले तब देखिए, लेकिन क्लास मिस नहीं करना, क्योंकि जिस टीचर से आप पढ़ते हैं वहां से आपका भाव और सेंस जुड़ता है, विचार जुड़ते हैं।
सीखना सुविधाजनक होता है। तो आप हिंदी की क्लास और इसके बाद ईवीएस और सीडीपी की क्लास जरूर देखें। इसके पहले संस्कृत की क्लास मातरण से बहुत बेहतर पढ़ाते हैं। तो मैं चाहूंगा पहले इस सवाल का उत्तर आप लोग बाद में करिएगा, होमवर्क ये आपके लिए है। और मैं यहीं से, जहां से आज सेशन छोड़ा हूं, यहीं से मैं अपनी सेशन की शुरुआत कल से करूंगा। आज इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हिम्मत आपकी लड़ाई से जानी जाएगी और आपकी किस्मत आपकी पढ़ाई से जानी जाएगी। 68,500 और 69,000 में सबसे बेहतर सिलेक्शन और रिजल्ट चंद्रा से। हाँ, मेहनत किया है और करेंगे और पिछले 2 इतिहास को फिर से साकार करेंगे। हाँ, फिर चंद्रा टीम हैट्रिक की तैयारी में। हाँ आशीष सर, आपको तो पता होगा 68,500 में चंद्रा ने सीधे तौर पर पैसेज ही फंसा दिया था। चंद्रा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस में प्रथम 2000 विद्यार्थियों के लिए विशेष छूट। चंद्रा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ने के लिए आप डाउनलोड करें अपने मोबाइल में चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद एप्लीकेशन, या आप हमें कॉल करें